हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 पार्ट 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कि इंडिया किस तरह से स्टैंड ले रहा है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि 1997 में काइटो प्रोटोकॉल जो था वो बनाया गया, मतलब उसको एक एजेंडा फॉर्म किया गया जिसमें कि कम से कम एमिशन होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस का। तो इंडिया ने इस प्रोटोकॉल का कब साइन किया? अगस्त 2002 में, जिसमें इंडिया, चाइना और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थी उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया कि काइटो प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बताई गई। और ये बताया गया कि इनकी कंट्रीब्यूशन जो है, क्यों इनको एग्जम्प्ट किया गया था, क्यों इनको बाहर रखा गया था, क्योंकि इनकी जो पार्टिसिपेशन थी ग्रीन हाउस गैसेस की वो इंडस्ट्रियल पीरियड में इनकी बहुत ही सिग्निफिकेंट मानी गई। मतलब कि इतना ज़्यादा एमिशन इन नेशन से नहीं हो रहा था क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज उस टाइम पर नहीं हुए थे। और कहा जाता है इस ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलपिंग नेशंस जो थे वो कर रहे थे। और कुछ लोग जो थे वो मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे काइटो प्रोटोकॉल को। उन्होंने ये पॉइंट आउट करा कि अभी या बाद में दोनों इंडिया और चाइना जो हैं और साथ में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या करेंगे, वो मेजर कंट्रीब्यूटर्स होंगे ग्रीन हाउस इमिशंस के। मतलब कि आने वाले टाइम में यही कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और इंडिया और चाइना है ये ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को ओमिट करेंगे, मतलब एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशंस जो है वो देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद क्या बताया गया, एक मीटिंग हुई G8 की, मतलब ग्रुप 8 की। कब हुई थी? 2005 जून में। तो इंडिया ने ये पॉइंटेड आउट किया कि पर कैपिटा एमिशन रेट जो है डेवलपिंग कंट्री का वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड वर्ल्ड। जैसे यूएस हो गया, इटली, फ्रांस वगैरह हो गया, उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम है डेवलपिंग कंट्रीज़ की रेट्स। और उन्होंने क्या किया है, वो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन्स जो हैं उनको सभी को यूज़ करना है, बट सभी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वह अलग अलग हैं। इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ व्यू ऑफ, इसमें ये बताया गया कि इंडिया ने क्या किया है, बहुत ही एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, जिम्मेदारी निभाई है, ताकि वो एमिशंस को कम कर सके, कर्ब कर सके, रिड्यूस कर सके। और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने भी बहुत ज़्यादा ये मतलब एमिशन को कम करने की कोशिश करी है। और एमिशन जो है वो बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफ़ेक्ट है वो हमें बहुत देर से देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इंडिया इंटरनेशनल निगोसिएशन में उसकी जो पोजीशन है उससे ये पता चलता है कि हिस्टोरिकली, मतलब मेन प्रिंसिपल ये आता है यहाँ पर कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना UNFCCC की, तो उसमें यही बताया गया है कि आप लोगों को क्या करना है, जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करना है, और उनसे रिलेटेड कोई भी स्टेप जो है वो कोई भी नेशन जो है अपने लेवल पे ले सकता है। और उसके बाद उसमें यह बताया गया इस फेडरेशन में कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मतलब जो ऑलरेडी डेवलप हैं, लाइक US हो गया, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब पास्ट में भी वही रिस्पॉन्सिबल थे और आज के टाइम पर भी वही ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन जो है वो ज़्यादा करते हैं। जिसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ग्रीन हाउस एमिशन इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं और सोशल डेवलपमेंट करने की भी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना है, बाकी चाहे जो मर्ज़ी जो है डिस्ट्रक्शन जैसी वैसी भी हो वो काज हो जाए। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा जो है वो अलग थलग ही रहा है। तो उसने क्या किया है, जो यूनिफेक्ट है उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ बाइंडिंग्स जो थी वो लगा ली कि जो भी इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज़ हैं, जो बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज्ड बन रही हैं, जैसे ब्राज़ील, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, तो वो क्या कर रही हैं, उनको क्या करना होगा, वो रिड्यूस करें किसको, ग्रीन हाउस गैसेस को, ताकि उनको कम से कम इमिशन जो है वो एटमॉस्फेयर में हो। इंडिया ने ये फील करा, मतलब उसको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं
इसमें कंट्रावीन करा जा रहा है। ये जो यूनिफेक की मतलब फेडरेशन है, इसमें इंडिया की पोजीशन के साथ थोड़ी छेड़खानी करी जा रही है। और इसमें यह बताया गया कि ये कोई फेयर इम्पोजिशन नहीं थी, ये कोई फेयर रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मतलब ये कोई क्लियर हम लोग जस्ट कंडीशंस नहीं बोल सकते जो इंडिया पर लगाई जा रही थी। क्यों लगाई जा रही थी? क्योंकि इंडिया जो था वो अब डेवलप हो रहा था और उसकी पर कैपिटा कार्बन एमिशन जो है वो 2030 तक ये बताई गई कितनी हो सकती थी, लेस देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड एवरेज 3.8 टन इन 2000। अब बताया गया कि उसकी मतलब 2030 तक वर्ल्ड की हाफ जो मतलब एमिशन होता है उसका हाफ पार्ट जो है वो मतलब यहाँ पे मेज़र किया जाएगा 2030 तक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, 3.8 टन जो था वो 2000 में एवरेज उसका देखा गया। देन वर्ल्ड के हाफ पार्ट में से 3.8 टन जो था वो 2000 में इंडिया में चेक करा गया था। देन इंडियन एमिशंस जो थे उनको प्रिडिक्ट किया गया है कि वो 2000 में कितने थे और 2030 तक कितने होंगे। तो वो उसकी प्रिडिक्शन ये निकाली गई, मतलब पहले से विचार लगाया गया। 0.9 टन जो है वो पर कैपिटा 2000 में था और 1.6 टन पर कैपिटा इन 2030 में जो है वो मेज़र किया जा सकता है। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही है ग्लोबल एफर्ट्स, इंटरनेशनल बहुत सारे एफर्ट्स ले चुकी है, वो बहुत सारे प्रोग्रामिंग में उसने पार्टिसिपेशन दी है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी जो है उसको भी ज्वाइन कर रखा है, जिससे वो क्लीनर फ्यूल्स जो है वो व्हीकल्स में उनको मैंडेटरी बोला गया कि हाँ आप इनको यूज़ कीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया था इंडिया के द्वारा 2001 में, जिसमें ये इनिशिएटिव लिया गया था कि इम्प्रूव करना है एनर्जी एफिशिएंसी को, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था 2003 का, उसमें ये इनकरेज किया गया, ये प्रोत्साहन दिया गया, ये मतलब हम लोग बोल सकते हैं उनको इनकरेज किया गया कि आप लोग रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करो, जिससे कि हम लोग ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करें जिनको दोबारा से रीन्यू करा जा सके, ठीक है। और रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो इम्पोर्टिंग हो रही है नेचुरल गैस की, और इनकरेज किया जा रहा है कि आप लोग क्या करो, क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करो, जो कि कहीं ना कहीं जिसका रियल एफर्ट जो है वो इंडिया में ही देखा जा रहा है, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहा है। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे मिशंस लॉन्च किए हैं, जैसे बायोडीज़ल हो गया, जिसमें बताया गया कि अबाउट 11 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है उसमें बायोडीज़ल की प्रोडक्शन करी जा रही है। 11-12 में करी गई थी 2011 और 2012 में। और इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी प्रोग्रामर रहा है वर्ल्ड लेवल पे। और अगर हम लोग व्यू करें, मतलब पूरा देखें, इसका ओवरऑल रिव्यू करें, तो उसमें हम लोग को ये पता चलता है जितने भी एग्रीमेंट्स हुए उनको इम्प्लीमेंट जो है किया गया। जो भी अर्थ समिट में जो कि रियो डी जेनेरियो में हुए थे 1997 में, तो इंडिया उनकी हर एक की अंडरटेकिंग जो है वो प्रॉपरली ले रहा है। तो अगर हम लोग बात करें उनमें से कुछ एक चीज़ें जो कंक्लूजन्स निकलते हैं, तो वो हमें ये पता चलता है कि कोई भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस जो है वो किसी भी तरह से प्रॉपरली न्यू एजेंडा की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हुई है। एडिशनली अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है। इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी को मतलब जब दी जाती है उनको कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास मतलब पैसा इतना नहीं है, तो उनको कंसेशनल टर्म्स के बेसिस पर प्रोवाइड करी जाए टेक्नोलॉजी। तो इंडिया ने हमेशा एक चीज़ को देखा, उसका ये मोटिव रहा है, उसके लिए ये नेसेसरी था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना वो इमीडिएट मेजर्स लें, ऐसे बहुत जल्दी उनको कुछ स्टेप्स टेकन करने होंगे ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या करा सके, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सके और क्लीन टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड कर सके, जिससे कि वो अपने मतलब एरिया के लोगों की नीड्स को फुलफ़िल कर सके। और इंडिया साथ में इंडिया का ये व्यू भी है कि इंडिया की जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सार्क कहा जाता है, सार्क कंट्रीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, कॉमन पोजीशन उन्होंने ग्लोबल लेवल पे मतलब गेन कर रखी है। जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं उनको वो मतलब उनके लिए वॉइस रेज करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।